रुद्र अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने आन्या को बुरा भला कहा था, उसके दिल में टीस सी उठ रही थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से आन्या को इतना सुनाया। आखिर जब वह उसके लिए मायने नहीं रखती, तो फिर वह किस हक से आन्या के हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका आन्या के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, ना किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, ना आन्या को खुद से दी हुई तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन आन्या के बारे में दिग्विजय जी से उसके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग गया कि कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसलिए उसने दिग्विजय जी को मना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कह रहा था कि वह जाए आन्या के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगे। रुद्र खुद जानता था कि वह कितनी साफ दिल की है और उसके जैसा कोई नहीं। वह डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वह कमजोर पड़ जाएगा। वह सारे शब्द रुद्र आन्या को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था, ताकि वह अपने जज्बात आन्या के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच रुद्र काफी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। रुद्र से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने क्लोसेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकाल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल गटक जाता है। रुद्र नशे में था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफी सालों बाद रुद्र ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह के वक्त दिग्विजय जी और रेहान खामोश हॉल में बैठे थे। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आते रुद्र पर पड़ी। वह रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह रात भर सोया नहीं है ठीक से। रेहान रुद्र को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन रुद्र सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में दिग्विजय जी की आवाज आती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। रुद्र जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। रुद्र बिना देखे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं रुक सकता। रुद्र कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। रुद्र अपना सिर सीट से सटाकर एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर दिग्विजय जी की बात टाल दी थी, ताकि उसका सामना आन्या से ना हो। इस वक्त वह गिल्टी फील कर रहा था। उसके अंदर आन्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दिग्विजय जी रुद्र के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात का आपके दिल को दुख पहुंचा है, लेकिन यह भी जानता हूँ आप इतने कमजोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। तभी रेहान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है, मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तभी एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हुए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब साहब। वह ऐसे बोलते हुए वह छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया हुआ देखकर अभय उसे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वह छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी हैं, वह कुछ बोल नहीं रही हैं। उसका इतना कहना कि रेहान के हाथ से फोन छूट जाता है। वह घबराहट में उस नौकर के दोनों कंधों को लगभग झकझोरते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वह। नौकर रेहान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। रेहान यह सब देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की तरफ भागता है। उसके पीछे तविश और अभय भी घबरा कर भागते हैं। दिग्विजय जी भी अपने बूढ़े कदमों से अपने रफ्तार में भी अधिक मात्रा में चलते हैं। रेहान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर आन्या को देखने लगता है। नौकर रेहान को बैकयार्ड के साइड ले जाता है। रेहान जब आन्या को छत पर बेहोश देखता है तो घबरा गया। वह जल्दी से भागकर आन्या का सिर अपने एक हाथ से उठाकर आन्या के चेहरे को थपथपाकर उसे पुकारने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भाभी। अभय और तविश भी अब तक आन्या के पास आ चुके थे। अभय आन्या की पल्स और सांस चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और काफी तेज बुखार है। तविश भी आन्या की हालत देख कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वह कल रात से यही हैं बारिश में। रेहान यह सब सुन और घबरा गया और आन्या के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। रेहान चीख चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। अभय रेहान को शांत करते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, आती ही होगी, हम भाभी को अभी पहले नीचे
नीचे लेकर चलते हैं। तभी रेहान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। यह देख वह घबरा जाता है। यह खून आन्या के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। अब रेहान आन्या को अपनी गाड़ी में ले जाने का सोचा। सब जल्दी से आन्या को हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गए। दिग्विजय जी को संभाल कर तविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त दिग्विजय जी का दिल काफी घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वह ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर ना हो कि इतिहास दोबारा लौट आए। आन्या को लेकर रेहान और अभय हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रेहान पीछे बैठ कब से आन्या को पुकार रहा था, भाभी भाभी आंखें खोलो ना, भाभी आप ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, उठो भाभी, एक बार आंखें खोलो ना प्लीज भाभी। अब रेहान कुछ रुआसा हो गया। उससे आन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके आंसू आन्या के चेहरे पर गिर रहे थे। अभय बैक व्यू मिरर से रेहान को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, भाभी को कुछ नहीं होगा, हम 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम रुद्र को फोन करो, उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को कहो, वहां उसकी जरूरत होगी। अभय की बात सुन रेहान खुद को शांत करते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना पॉकेट टटोलता है। उसे अपना फोन न मिलता है। देख अभय उसे अपना फोन पास करता है। रेहान 2-3 बार ट्राई करता है। रुद्र का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। भाई का फोन नहीं लग रहा था। रेहान रुद्र को फोन ना लगते देख वापस से फिर घबरा गया। अभय उसे शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ रेहान, तुम अमन को कॉल करो, हॉस्पिटल हम बस पहुंच गए हैं। रेहान हाँ में सिर हिलाते हुए अमन का नंबर डायल करता है। फुल रिंग पर भी जब अमन फोन नहीं उठाता है तो रेहान फोन साइड में रख देता है। अब तक कार हॉस्पिटल के आगे रुक चुकी थी। रेहान और अभय आन्या को लेकर अंदर भागते हैं। अभय ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बिना किसी देरी के आन्या को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इस वक्त रेहान हद से ज्यादा घबराया हुआ था। अभय उसे हौसला देता है। अब तक दिग्विजय जी और तविश भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सब आन्या की हालत जानने के लिए बेकरार थे, पर जब तक डॉक्टर उसे चेक कर बाहर नहीं आ जाते कोई कुछ नहीं कह सकता था। एक एक पल कितना मुश्किल हो गया था आन्या की फिक्र के चलते। अब किसी को रुद्र को इन्फॉर्म करने की सुध ही नहीं रही। 15 मिनट के बाद डॉक्टर आन्या को चेक कर बाहर आते हैं। सब उनके पास आते हैं। डॉक्टर काफी गंभीर स्वर में कहता है, पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, लंग्स में पानी चला गया है जिसे हमें उनके अंदर से निकालना होगा। सिर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, पर बारिश में भीगने की वजह से उसके नर्वस डैमेज नहीं हुए हैं। कुछ टेस्ट अभी बाकी हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। डॉक्टर नर्स के हाथ में डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इस फॉर्म पे साइन करवा दें ताकि हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। वैसे इनके पति डॉक्टर का रुद्र के बारे में पूछने पर सब एक दूसरे को देखते हैं। अभय जल्दी से अपना फोन निकाल कर कहता है, हम अभी बुलाते हैं उसे। अभय तुरंत कुछ साइड में होकर रुद्र को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका फोन नॉट रीचेबल था। अभय ने जियान को भी कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लग रहा था, जिससे वह काफी परेशान हो गया। दिग्विजय जी उसकी परेशानी भांपकर उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ अभय? कहता है, दादाजी रुद्र का फोन नहीं लग रहा है। दिग्विजय जी भी यह सुन परेशान स्वर में कहते हैं, यह लड़का भी एक काम करो। जियान को अभय उनकी बात पूरी करने से पहले ही सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने उसे भी ट्राई किया। पर दिग्विजय जी यह सुन अपना फोन निकाल अमन का नंबर डायल करते हैं। अमन जो कि ऑफिस में काफी बिजी था, दिग्विजय जी की कॉल देख आश्चर्य हो जाता है। वह जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। अमन की आवाज सुन दिग्विजय जी सीधे लहजे में कहते हैं, रुद्र कहाँ है, फोन दो उसे। दिग्विजय जी की आवाज में इस वक्त शक्ति थी कि अमन उनकी बात सुन एक पल के लिए जवाब देना ही भूल गया, लेकिन जल्दी खुद को संभाल कहता है, वह दादाजी वह सिटी से बाहर गए हैं। वह आश्रम की जमीन जो फाइनल की थी उसी सिलसिले में उनका फोन भी वहां काम नहीं करेगा। कोई बात है क्या? अमन की बात सुन दिग्विजय जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह अपना आदेश देते हुए कहते हैं, अभी के अभी किसी को रुद्र को यहाँ लाने के लिए भेजो। उससे बोलना कि दादाजी ने तुरंत उसे वापस बुलाया है। इतना बोल दिग्विजय जी ने कॉल काट दिया।
अभय परेशान स्वर में कहता है, तो अब क्या करें दादाजी? अगर रुद्र का इंतजार करेंगे तो कहीं देर ना हो जाए। दिग्विजय जी उसकी बात बीच में ही काट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ वह अपने कदम बढ़ाते हैं। अभय भी उनके पीछे होता है। दिग्विजय जी डॉक्टर से गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट करना है वह शुरू करें। फॉर्म हम साइन कर देंगे। डॉक्टर उन्हें देख असमंजस में कहता है, आपका क्या रिश्ता है वैसे इनसे? दिग्विजय जी कहते हैं, मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, माफ करिएगा मिस्टर चौहान, लेकिन फॉर्म पर पेशेंट के पति या उनके पिता ही साइन कर सकते हैं। अगर उनके पति नहीं आ सकते तो आप उनके पिता को बुला दें। डॉक्टर का यह कहना सबको परेशानी में डाल देता है। अब आन्या के पिता इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकते हैं, और रुद्र तो कब आएगा किसी को कोई खबर नहीं। तभी डॉक्टर फिर से कहते हैं, देखिए हमें जल्दी करना होगा, आप पेशेंट के पिता को ही बुला दें। क्या वह यहाँ? डॉक्टर इतना ही कह पाते हैं कि सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, मैं हूँ पेशेंट का पिता। उस आवाज को सुन उस सबकी नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ आकाश जी तेज कदमों से चलकर वहां आ रहे थे। उनके चेहरे पर आन्या के लिए फिक्र और घबराहट साफ दिख रही थी। जब यह सब हुआ तब आकाश जी घर पर ही थे। घर में शोर सुन वो अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर रेहान के गोद में बेहोश आन्या पर पड़ती है। वह कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते उससे पहले सब आन्या को लेकर वहां से चले गए थे। आकाश जी को एक नौकर से पूछने पर उनको सारी बात पता चलती है। आन्या की हालत देख आकाश जी खुद को रोक नहीं पाते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले आते हैं। आकाश जी नर्स से फॉर्म लेकर तुरंत साइन कर देते हैं। सबकी नजर इस वक्त आकाश जी पर ही टिकी थी। आकाश जी के यह मुंह से सुनकर सब शॉक थे। जो इंसान खुद के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना किसी रिश्ते पर अब यकीन रखता है, वह आज खुद सामने से आन्या, जो कि उनके लिए एक अनजान थी, उसे अपनी बेटी मान रहे थे, उससे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ रहे थे। यह सबके लिए हैरत की बात थी। आकाश जी किसी की नजरों की परवाह किए बिना फॉर्म पर साइन कर देते हैं और डॉक्टर से फिक्र से कहते हैं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। डॉक्टर उनकी आंखों में आन्या के लिए परवाह देख उनके कंधे पर विश्वास से हाथ रख कहते हैं, रिलैक्स, वी विल यू डू आवर बेस्ट। इतना बोल वह नर्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर वापस से आन्या के कमरे में चले जाते हैं। आकाश जी वहीं दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। उनके आंखों में भी कुछ नमी थी। दिग्विजय जी आकाश जी के कंधे पर एक विश्वास के साथ हाथ रखकर उन्हें सब ठीक होगा ऐसा हौसला देते हैं। रेहान, अभय, तभी तविश, दिग्विजय जी और आकाश जी सब आन्या के लिए बस मन ही मन दुआ करते थे। अभय भी रुद्र का फोन ट्राई करता है, लेकिन अभी भी नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। रेहान के आंखों में आंसू थे। वह आज से पहले कभी इतना नहीं घबराया, शायद इसलिए क्योंकि आन्या से उसका एक अलग ही रिश्ता था। जो प्यार, ममता, लाड उसे बचपन से नहीं मिला, वह आन्या के आने पर मिला। उसे हर पल यह एहसास होता था कि कोई है उसके साथ जो बिना कहे उसका दुख समझ जाएगा और बिना कुछ कहे अपना ममता भरा हाथ उसके सिर पर रख देगी। वह आन्या को खोना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं रेहान खुद की किस्मत को ही दोष दे डालेगा। आखिर उसकी ही किस्मत में माँ की ममता और प्यार नहीं था। सब बेसब्री से अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लिए बाहर आते हैं। उनका चेहरा ही सबको घबरा देता है। रेहान भागकर डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर मेरी भाभी कैसी हैं? वह ठीक हैं। डॉक्टर उसकी घबराहट देख उसे शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शी इज फाइन फॉर नॉट नाउ बट। अन्य ठीक है। यह सब जान सब राहत की सांस लेते हैं कि उनका बट कहना और साथ ही परेशानी के भाव चेहरे पर दिखना सब वापस टेंशन में आ जाते हैं। दिग्विजय जी जल्दी से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बट क्या? डॉक्टर उनकी बात सुन कुछ सकुचा से रहे थे। अभय भी बीच में कहता है, एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर, जल्दी बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर सबके घबराए हुए चेहरा देख एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखिए हमसे जितना बन पाया हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दवा और ट्रीटमेंट से ज़्यादा जरूरी पेशेंट की विल पावर है।
जो इस वक्त पेशेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है। वह हमारे ट्रीटमेंट का जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हैं। उन्हें काफ़ी हाई फीवर होने की वजह से अब ज़्यादा मेडिसिन के डोज भी नहीं दे सकते। यह पेशेंट की जान पर भी खतरा हो सकता है। अगर पेशेंट को लास्ट 15 से 18 घंटे में होश नहीं आता है। इतना बोल डॉक्टर रुक सबके चेहरे देखने लगते हैं जो उनकी बात सुन सफ़ेद पड़ चुके थे। तभी रेहान घबराते हुए कहता है, व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, इट विल वेरी डेंजरस, हर सर्विस चांस विल बिकम वेरी। यह सुन रेहान एकदम से चेयर पर गिर गया। उसे अब यह डर अंदर ही अंदर खा रहा था। डॉक्टर अपनी बात कहकर सबकी आंखों में दर्द छोड़ वहां से चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करें, सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। यह लड़ाई आन्या की थी जिससे उसे खुद लड़नी थी, लेकिन शायद वह लड़ना नहीं चाहती थी, शायद उसकी जीने की इच्छा ही मर गई। सब अब बस भगवान से आन्या के ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। बीते वक्त के साथ सबके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। रेहान तो बेसुध सा बैठा था। तविश और अभय उसको संभाल रहे थे। आकाश जी आज आन्या की जिंदगी की भीख मांगने 25 साल बाद मंदिर की चौखट पर पहुंच गए थे। कौशल्या जी के जाने के बाद आकाश जी को अब किसी चीज की चाह ही नहीं रही और साथ ही भगवान से बैर कर बैठे थे। लेकिन आज सिर्फ आन्या के लिए वह फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़ सिर झुकाकर खड़े थे। अब तक रुद्र से ना बात हुई, ना वह हॉस्पिटल ही आया। अमन ने अपने आदमी भी भेजे रुद्र को इन्फॉर्म करने के लिए, पर जब तक वह वहां पहुंचा रुद्र वहां से निकल चुका था। कहाँ किसी को खबर नहीं थी। सब आन्या के रूम के बाहर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, ना भूख, ना प्यास और ना ही थकान। सौर्य भी आन्या के बारे में सुन सब कुछ छोड़ वहां आ गया था। वह भी बेसब्री से आन्या के होश में आने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे दिग्विजय जी की हालत खराब होते देख सबने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए अब रेहान दिग्विजय जी को हॉस्पिटल के ही रेस्टिंग रूम में रहने की सलाह दी और वह वहां चले गए। कुछ घंटे बहुत ही कठिन थे। सबकी नजरें आन्या के कमरे के दरवाजे पर चली जाती हैं। बस कोई एक छोटी सी खिड़की से आन्या को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के करीब रुद्र घर आता है। वह कार से निकल बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला जाता है। रुद्र जैसे ही हॉल में आता है, इतनी शांति देख उसे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी नजर सोफे पर सो रहे अमन पर पड़ती है। अमन रुद्र का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गया था। रुद्र के जूतों की तेज आहट से अमन की नींद टूट जाती है। वह रुद्र की आहट अच्छे से जानता था, इसलिए जल्दी से मुड़कर अपने सामने देखता है तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। अमन जल्दी से खड़ा होकर हड़बड़ाहट में कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड नाइट सर। मेरा मतलब है कि वह अमन के ऐसा ऊट-पटांग हरकत देख रुद्र उसे घूरते हुए पूछता है, तुम मुझे यह बोलने आधी रात को तो यहाँ नहीं आए होगे? इतना बोल रुद्र अपने कदम ऊपर जाने के लिए जैसे ही बढ़ाता है कि अमन खुद ही बात को सही करते हुए कहता है, यहाँ सर मैं यह बोलने नहीं आया, वह तो मैं आपका वेट कर रहा था। मुझे पता चला कि आप घर पर आ रहे हैं तो मैं यहीं आ गया, आपको यह बताने कि मैडम की हालत बहुत सीरियस है और दादाजी ने आपको फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। यह सुन रुद्र के बढ़ते कदम जैसे हवा में ही रुक गए। उसका दिल जो सुबह से बेचैन था आन्या के बारे में सुन थम सा गया। वह अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? अमन रुद्र से सारी बात कहते हुए कहता है, सर मैडम आज सुबह सबको छत पर बेहोश सी मिली और डॉक्टर ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन उन्हें अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर का कहना है कि अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आता तो मैडम की जान खतरे में पड़ जाएगी। दादाजी सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, ना आपका फोन लग रहा था, ना कोई खबर मिली। दादाजी ने मुझे आर्डर दिया, जैसे ही आप मिले आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। अमन रुद्र की सारी बात बताकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन रुद्र था जो कहीं गुम ही हो गया था। अब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। तभी अमन रुद्र के जवाब का इंतजार करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी निकालूं हॉस्पिटल चलने के लिए? रुद्र अपनी कड़क अंदाज में कहता है, नहीं। रुद्र के यह कहने से अमन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके कान बज रहे हैं जो वह नहीं सुन रहा है।
इसलिए वह एक बार अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए फिर कहता है, क्या सर मैंने कुछ गलत सुन लिया? आप हाँ कह रहे हैं और मैंने नहीं सुना। उसका इतना कहना रुद्र गुस्से में भारी निगाहें उस पर डालते हुए कहता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इतना बोल रुद्र ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अमन तो अपना मुंह खोल बस रुद्र को देखते ही रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि आखिर उसका बॉस कैसा इंसान है। माना कि दिल नहीं है उनके पास, लेकिन अपनी खुद की बीवी को वहां हॉस्पिटल में ऐसे हालत में छोड़कर वह एक बार उससे मिलने तक नहीं जाना चाहता। आखिर ऐसा कौन करता है? उनका पूरा परिवार मैडम के लिए परेशान है, पर उसके बॉस को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बेरहम दिल इंसान उसने आज तक नहीं देखा। ऐसी ही सोच में अमन गुम था कि उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ी, अमन मैं वापस आ गया हूँ। यह बात अभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, वरना अंजाम। इतना बोल रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमन तो बस रुद्र को ताकते रह जाता है। उसे अपने बॉस के इस बेरहमी पर आज पहली बार काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। वहीं रुद्र अपने कमरे में सोफे पर टिक अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके चेहन में अब भी कल की बातें घूम रही थी। वह जानता था कि आन्या की ऐसी हालत का जिम्मेदार वह खुद ही है। वह कुछ सोच जैसे ही अपना फोन निकालता है तो काफी सारे कॉल्स और मैसेज देख वह जरा सा भी हैरान नहीं होता। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी को कॉल बैक कर सके। उसकी नज़र एक वॉइस मैसेज पर है जो रेहान ने ही उसे भेजा था। रुद्र उसे प्ले करता है, भाई कहाँ हो? आप जल्दी आ जाओ, भाई भाभी को आपकी अभी जरूरत है। देखो ना कितने देर से सो रही हैं, अब तक नहीं उठ रही हैं। आप एक बार उन्हें बोलो ना, वह आपकी बात नहीं टालेंगी। प्लीज भाई आ जाओ ना। मुझे भाभी की यह हालत देखी नहीं जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी माँ को नहीं देखा भाई, ना उसका ममता भरा स्पर्श महसूस किया था, पर भाभी के आने से वह कमी भी पूरी हो गई थी। लेकिन आज फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि वह सब मुझसे छीनने जा रहा है। भाई बहुत डर लग रहा है। आप जहाँ भी हो आ जाओ, आई प्रॉमिस उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगा, मैं डेली मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप आ जाओ, भाभी को फिर से ठीक कर दो। प्लीज भाई प्लीज। इतना बोलते बोलते रेहान का गला रुंध गया। रुद्र रेहान की बात सुन्न पड़ गया था। आज से पहले ही शायद उसने रेहान को ऐसे कमजोर पड़ते नहीं देखा था। आकाश जी की कभी कड़वी बातें भी रेहान को ऐसे तोड़ नहीं पाई जितना आज आन्या की ऐसी हालत ने कर दिया। आज तक रेहान सिर्फ रुद्र के लिए इमोशनल था, लेकिन आन्या के लिए वह खुद से भी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसने कभी रुद्र को भी इससे भी बुरी हालत में देख भी इतना नहीं टूटा जैसा आज उसने आन्या के लिए टूट गया। रुद्र सोफे पर बैठा बैठा अपनी सोच में ही गुम हो गया। अपने दिल और दिमाग से इस वक्त वह जंग कर रहा था, अपने जज्बातों से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेहान आन्या के रूम में उसका हाथ पकड़ बैठा था कि तब देखिए आप बाहर गए, मुझे कुछ ड्रिप लगानी है पेशेंट को और जरूरी टेस्ट भी करने हैं। आप बाहर वेट करें। नर्स के ऐसा बोलने पर रेहान एक नज़र आन्या को देख हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, भाभी की हालत अब ठीक है, इनको होश कब तक आएगा? नर्स उसका परेशान सा भरा चेहरा देख नरमी से कहती है, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, आप डॉक्टर से बात कर लें। रेहान उसकी बात सुन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। नर्स जल्दी से कॉटन लगाती है और आन्या के रूम का एक बैंक डोर खोलकर सामने खड़े इंसान को देख काफी अदब से कहती है, सर कोई नहीं है, अब आप अंदर जा सकते हैं। वह आदमी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस चुपचाप आन्या के कमरे के अंदर चला जाता है। नर्स भी वहां से उस डोर को बंद कर बाहर वेट करने लगती है। वह आदमी धीरे कदमों से चल आन्या के बेड के पास आता है। वह आदमी आन्या के कमरे में चुपचाप एंटर करता है। वह शांत सा आन्या के पास चल कर जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। आन्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख उसका दिल मानो अंदर से टूट रहा था। आन्या चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही हाथों में ड्रिप के साथ दो और माथे के हाथों और उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। वह आदमी चांद सा बस आन्या के चेहरे को देख रहा था। वह और कोई नहीं रुद्र था। उसने लाख अपने दिल से बगावत करनी चाहिए, लेकिन अंत में वह हार गया।
उसका दिल कब से आन्या को देखने के लिए बेकरार था। अपने जज्बातों से लड़ते लड़ते अब शायद रुद्र थक चुका था। वह धीरे से आन्या के पास बैठ काफी जेंटली उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। रुद्र आन्या के हाथ को प्यार से अपने गालों से छूता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखते ही देखते उसका दिल भर आता है। रुद्र को पता भी नहीं चलता 25 सालों में आंसू ने उसे इजाजत नहीं दी रुद्र को अपना दर्द बयान करने की। आज सिर्फ आन्या के लिए अपने जज्बात जाहिर करने के लिए बाहर आ गए। रुद्र बस खामोश सा आन्या को ही देख रहा था। वह जानता था उसकी वजह से आन्या इस हाल में है। उसने ही उसे इतना तोड़ दिया कि आन्या अपनी जिंदगी से लड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन रुद्र ने ही वह सारे कड़वे शब्द भले ही आन्या को कहे, पर चोट खुद के दिल को देने के लिए, ताकि जो दिल आन्या के आने से कहीं ना कहीं धड़कने लगा है वह वापस से पत्थर बन जाए। वह नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में अब कोई भी शामिल हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आन्या हो चुकी थी। उसके होने ना होने से अब रुद्र को फर्क पड़ता था। उसकी खुशबू अपने कमरे में होने से अब रुद्र को सुकून की नींद आती थी। रात को आन्या की धड़कन का शोर रुद्र के लिए रात को सुकून देता था। उसका वह मासूम चेहरा देख रुद्र की दिन भर की थकान पल में कहीं जैसे गायब हो जाती। रुद्र ने कभी अपने जज्बातों को समझना नहीं चाहा, लेकिन उसके जज्बात उसे आन्या की तरफ खींच रहे थे और अतीत के कुछ अनकहे पन्नों का दर्द रुद्र को इस कदर सशक्त बना दिया कि वह ना चाहते हुए भी आन्या को हर्ट कर देता है। रुद्र भी खामोश सा उसे देखता रहा, फिर आन्या के सिर की तरफ झुक प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, उठ जाओ वाइफी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, उठ जाओ। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ आन्या के माथे को चूम लेता है। उसके स्पर्श से आन्या के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। जैसे ही रुद्र उठने वाला होता है, आन्या अपनी उंगलियां हिलाती है जो कि रुद्र के हाथ में थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्र जो जाने ही वाला था आन्या में हलचल देख वापस से उसकी तरफ पलटा। आन्या को अपनी आंखें खोलता देख रुद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह वापस से उसके पास झुककर उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि आन्या एक दो बार पल के झुकाकर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देख रुद्र उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारता है, वाइफी उठो, एक बार और आंखें खोल दो ना मेरे लिए प्लीज। इतना बोल वह एक बार फिर आन्या के माथे को चूम लेता है। अब तक नर्स आ चुकी थी और रुद्र की बातें सुन कहती है, सर आपको अब जाना होगा, मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है उनके चेकअप के लिए। नर्स घबराते हुए कहती है। नर्स के इतना बोलते हुए रुद्र गुस्से वाली नजरें उस पर डालता हुआ कहता है, तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नर्स घबराते हुए कहती है, सर आप ही ने कहा था आपके यहाँ होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा ना। उसके कहने पर रुद्र को रियलाइज होता है अभी वह अपने जज्बातों में बह रहा है, इसलिए वह जल्दी से खुद को काबू कर आन्या के माथे को प्यार से सहलाकर वहां से निकल जाता है। नर्स तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर भागते हुए आन्या के कमरे में आते हैं, जिसे देख बाहर बैठे शौर्य, रेहान, अभय सब घबरा जाते हैं। अब सब बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर 10-15 मिनट बाद आन्या को चेक कर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर आते हैं। सब डॉक्टर को बाहर आता देख उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डोंट वरी, इज फाइन, लेकिन फीवर के वेलनेस के कारण फिलहाल कमजोरी रहेगी, इसलिए दवा देकर उन्हें सुला दिया। कल सुबह तक वह होश में आ जाएंगी, तब आप सब उन्हें मिल सकते हैं। डॉक्टर का यह कहना सबके चेहरे पर राहत की लकीर दिखने लगी। रेहान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर रेहान के इस गेस्चर पर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तभी दिग्विजय जी को इन्फॉर्म करने वहां से चला गया। अभय एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं यार रुद्र कहाँ है, इतने मैसेज और कॉल किए लेकिन किसी का भी आंसर नहीं दिया। उसे इस वक्त अपने सारे काम छोड़कर यहाँ होना चाहिए था। सॉरी, अभय के कंधे पर हाथ रख उसे शांत रहने को कहता है। शांत अभय, आई एम श्योर भाभी की हालत के बारे में जैसे ही रुद्र को पता चलेगा वह सबसे पहले यहीं आएगा। तभी अभय कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने अतीत से रुद्र भाभी को जोड़ उन्हें खुद से अलग करना चाहता है।
उसने तो अभी तक भाभी को सबके सामने अपनी पत्नी तक नहीं माना। सौर्य अभय की बात सुन गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भले ही उसने सबके सामने नहीं बोला, पर अपने दिल में भाभी को अपनी पत्नी कबूल कर चुका है और बहुत जल्द सबके सामने भी करेगा। फिर एक रहस्य अंदाज में कहता है, लेकिन शायद उसके लिए हमें उंगली जरा टेढ़ी करनी होगी। यह सुन अभय असमंजस में शौर्य को देखता है, तो शौर्य एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसको देखता है, फिर अपने पेट पर हाथ रख भोली सूरत बनाते हुए कहता है, चल भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। सब लोग कैंटीन में खाना खाने चले गए। वहीं रुद्र अपनी कार के बाहर खड़ा कब से काले आसमान को देख रहा था। उसे आन्या का चेहरा याद आ रहा था। रुद्र को अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आते, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फील कर रहा है आन्या के लिए। वह क्या है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र एक राहत की सांस लेता है। आन्या बिल्कुल ठीक है, या जान के उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था वह बता नहीं सकता था। आज रुद्र ने अपने जज्बातों में ही आन्या को अपनी वाइफ पुकारा था, जिसका आज रुद्र को कोई गिला नहीं था। अपने मन ही मन आन्या को तब से अपनी बीवी माना था, जब से उसने उसकी मांग में वह सिंदूर भरा था। लेकिन आज उसने खुद से बोला था, अब आन्या और दुनिया के सामने बोलना बाकी था। रुद्र वैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। उसकी नज़र आन्या के रूम की खिड़की पर थी। वह अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन कुछ सोच रुक गया और बस ऐसे ही सुबह हो गई। आन्या के चेहरे पर रोशनी की किरण गिरने से उसकी पलकें हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला दिख रहा था, जिसके कारण वह बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ है। सीलिंग और अपने आसपास की चीजों को देख रही थी। डॉक्टर आन्या को चेक कर मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं। आन्या डॉक्टर की आवाज सुन उनकी तरफ देखती है और आंख झपकाते हुए कहती है, ठीक फील कर रहे हैं डॉक्टर। आन्या आंसर सुन मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो अच्छी बात है। वैसे आपकी फैमिली आपके लिए काफी परेशान है। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर बाहर चले गए। रेहान सबसे पहले भागता हुआ अंदर आता है। जैसे ही आन्या को देखता है तो झट से उसके गले लग जाता है। कहता है, कितना डरा दिया था आपने भाभी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। आन्या रेहान को खुद के लिए इतना इमोशनल देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे शांत करने के लिए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में डर गए थे। तभी आन्या की नज़र रेहान के पीछे खड़े तविश पर जाती है, तो वह कुछ सोच रहा था। उनका मूड लाइट करने के लिए आगे कहती है, अभी तो तविश की लैला की शादी में भी हम दोनों को नाचना है। आन्या की बात सुन रेहान मुस्कुरा देता है, तो तविश मुंह बनाते हुए कहता है, क्या भाभी आप दोनों की सुई वहीं अटकी है अभी तक। तविश के इतना बोलते ही अभय उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, तविश या लैला कौन है। अभय के इतना पूछने पर तविश की तो सिट्टी पीटी गुल हो जाती है। वह हड़बड़ाते हुए कहता है, कोई कोई नहीं भाई। वह तो रेहान और भाभी तो बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए हर वक्त ऐसे ही मुझे चिढ़ाते हैं। जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सच्ची। अभय उसकी बात सुन शक भरी निगाहों से कहता है। तविश इस जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ भाई सच्ची। तविश का ऐसा हाल देख शौर्य और आन्या रेहान तीनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी आन्या के सिर पर दिग्विजय जी अपना हाथ रख प्यार से कहते हैं, बेटा आपने तो डरा ही दिया था, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। आन्या दिग्विजय जी के तरफ मुड़ हल्की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, लेकिन आपके चेहरे को देख नहीं लग रहा है आप ठीक हैं। कितने थके हुए लग रहे हैं आप, कहीं मेरी चिंता में। दिग्विजय जी आन्या को कहते हैं, वह क्या है ना बेटा, जब से आप आई हैं आपने ही मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की आदत नहीं रही। उनकी बात सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपनी दादी डार्लिंग ले आओ ना दीनू बाबा। अब मेरी एक अकेली भाभी कितने को संभालेगी। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी उसे घूरते हुए कहते हैं, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीबी। सबसे ज्यादा तो आन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, मेरा नहीं। रेहान और दादाजी की एक मीठी नोक-झोंक देख अब सब मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उसकी नजरें वहां किसी को तलाश कर रही थी। वहां सब थे सिवाय रुद्र को। इनफैक्ट आकाश जी भी दरवाजे से खड़े होकर आन्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। आन्या जो
कब से पूरे कमरे में रुद्र को ना पाकर मायूस हो गई थी। उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थी। जब वह बेहोश थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास है। वह उसे उठने के लिए बोल रहा था, उसे वाइफी कहकर पुकारा और आन्या के माथे को छुआ। आन्या ने जब कल अपनी आंखें खोली तो उसे रुद्र की धुंधली सी परछाई सी दिखी, जिससे उसे यह समझ नहीं आया था कि जो उसने महसूस किया, देखा, सुना वह सच था या उसका कोई सपना है। लेकिन अब रुद्र को अपने पास न देख आन्या को वह हकीकत सपना लगने लगा। आन्या की नजर रुद्र को तलाश कर रही थी। यह बात दिग्विजय जी से छुप नहीं पाई। सब आन्या से मिलकर वहां से चले गए। अभय और रेहान हॉस्पिटल में रुके थे। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि रुद्र कल रात ही घर आ गया था, लेकिन वह आन्या से मिलने नहीं आ गया। यह बात दिग्विजय जी को जानकर रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। क्या आन्या को अपना पाएगा रुद्र? क्या होगा आगे? जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।